हेलो गाइस, चैनल नॉलेज फॉर में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था डिड वीमेन हैव अ रेवोल्यूशन। तो यहाँ पर हम देखेंगे द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी, है ना। तो जो जैकोबिन रिजीम थी, जो जैकोबिन गवर्नमेंट थी, तो उनके द्वारा कुछ सोशल रिफॉर्म्स किया गया था, तो जिसमें एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी भी थी। अभी स्लेवरी क्या होती है, तो चलिए इसे देख लेते हैं। One of the most revolutionary social reforms of the Jacobin regime was the abolition of slavery in the French colonies. The colonies in the Caribbean, Martinique, Guadeloupe, and Saint Domingo were important suppliers of commodities such as tobacco, indigo, sugar, and coffee. तो यहाँ पर बताया गया है कि जो फ्रेंच कॉलोनीज थी, अब फ्रेंच कॉलोनीज मीन्स क्या हुआ, तो कॉलोनीज मीन्स यह हुआ कि जो एक कंट्री हुआ करती है, तो एक कंट्री के अंडर में जब कोई अदर कंट्री है या उसके कंट्रोल में कोई दूसरी कंट्री है, तो उसे उसकी कॉलोनी कहा जाएगा। जैसे हमारी इंडिया थी, तो एक टाइम पीरियड में क्या था, हमारी इंडिया ब्रिटिश के ना कंट्रोल में थी, उसके कब्जे में थी, तो ब्रिटिश कॉलोनी कहा जाता था किसे, इंडिया को। तो इसी तरीके से फ्रांस कंट्री के अंडर में जो भी अदर कंट्रीज थी, तो उसे फ्रेंच कॉलोनी कहा जाता है। तो जो जैकोबिन रिजीम था, जो जैकोबिन गवर्नमेंट थी, तो उनके द्वारा कुछ सोशल रिफॉर्म्स किए गए थे, कुछ समाज सुधार वर्क किए गए थे, जिसमें एक एबलिशन ऑफ स्लेवरी भी था। तो फ्रांसीसी या जो फ्रेंच कॉलोनीज थी, तो वहाँ पर स्लेवरी तो उस स्लेवरी को क्या किया गया था, उनके द्वारा हटाने की कोशिश की गई थी, है ना। तो इसमें हम यही समझेंगे। तो ऐसी कौन सी कंट्री थी जो फ्रेंच कॉलोनीज थी, तो वो कंट्री थी मार्टिनिक, गॉडेलेप एंड सेंट डोमिंगो। इन कंट्री का कंट्रोल किस पर था, फ्रांस का था, है ना। मतलब ये फ्रेंच की कॉलोनी थी, और इन कंट्री के थ्रू कुछ ही इम्पोर्टेंट सप्लायर कमोडिटीज सच एज टोबैको, इंडिको, शुगर एंड कॉफी। मतलब टोबैको, इंडिको, शुगर एंड कॉफी का क्या किया जाता था, सप्लाई किया जाता था। Were the reluctance of Europeans to go and work in distant and unfamiliar lands meant a shortage of labor on the plantation, so this was met via triangular slave trade between Europe, Africa and the Americas. The slave trade began in the 17th century. लेकिन क्या था कि जो यूरोपियन लेबर थे, है ना, तो वो किसी अदर कंट्री में जाकर, है ना, अदर कंट्रीज में जो डिस्टेंस है, मतलब बहुत दूर है, अनफेमिलियर है, जिसे वो जानते नहीं हैं, अपरिचित हैं, तो उस लैंड पर जाकर, उस कंट्री पर जाकर वर्क नहीं करना चाहते थे, है ना। वहाँ के जो लेबर थे ना, वो अपनी ही कंट्री में वर्क करना चाहते थे, लेकिन अदर कंट्री में जाके वर्क करना पसंद नहीं करते थे। अब जब वो वर्क नहीं करेंगे, अदर कंट्रीज में जाके, उन कॉलोनीज में जाके वर्क नहीं करेंगे, तो जो लैंडलॉर्ड थे, है ना, तो उन्हें क्या था, उनको क्या प्रॉब्लम से थी, उनके पास लेबर की कमी हो रही थी, शॉर्टेज हो रही थी। लेबर की शॉर्टेज होने के कारण अब वो क्या करेंगे, लेबर की तो खाना पूर्ति करनी पड़ेगी ना। उसका जो डिमांड थी प्लांटेशन के पास कि मुझे लेबर चाहिए वर्क कराने के लिए, तो वो क्या करते थे, उस चीज़ की ना सप्लाई कैसे करेंगे, उसकी पूर्ति कैसे करेंगे, तो वह है यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका, जिनके बीच ट्रायंगुलर स्लैब ट्रेड हुआ करता था। ट्रायंगुलर स्लैब ट्रेड क्या होता था, ये जो थ्री कंट्रीज थी, यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका, इनके बीच एक ट्रेड हुआ करता था। किस चीज़ का ट्रेड हुआ करता था, स्लैब का, है ना। मतलब यहाँ पर स्लैब को खरीदा और बेचा जाता था। जो दास हुआ करते थे, स्लैब यानी दास हुआ करता है, जो गुलाम हुआ करते थे, तो उन्हें खरीदा और बेचा जाता था। तो इस तरीके से तीन देशों के बीच में, थ्री कंट्रीज के बीच में ट्रायंगुलर स्लैब ट्रेड हुआ करता था, जिसमें यूरोप के द्वारा, यूरोप जो थी वो अफ्रीका से क्या करता था, अफ्रीका से स्लैब्स को खरीदता था, और उन स्लैब को खरीद कर वह अमेरिका में जो उसकी कॉलोनीज थी, उस कॉलोनी में उनको बेच दिया करता था। मतलब जो स्लैब थे वो यूरोप के द्वारा अफ्रीका से खरीद कर अमेरिका को बेच दिए जाते थे। तो इस तरीके से जो स्लैब ट्रेड हो रहा था, वह 17th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। French merchants sailed from the ports of Bordeaux and
to African coast where they bought slaves from local chieftains, branded and shackled. The slaves were packed tightly into ship for the 3 months long voyage across the Atlantic to the Caribbean. There they were sold to plantation ऑनर। तो जो फ्रेंच मर्चेंट्स थे तो उनके द्वारा क्या किया जाता था, दो टू पोर्ट्स थे, एक तो आपका बोर्डे हो गया, एक नॉन्टेस हो गया। इन दो पोर्ट से क्या किया जाता था, जो अफ्रीकन कोस्ट में था, अफ्रीकन कोस्ट के पास था, अफ्रीकन तट के पास थे, तो इन दो पोर्ट से क्या किया जाता था, स्लैब को खरीदा जाता था। और खरीद करके किससे खरीदते थे, वो लोकल चिफ्टेंस से खरीदते थे। वहाँ के जो लोकल सौदागर हुआ करते थे उनसे वह उनको खरीदते थे। और खरीदने के बाद उन स्लैब को ब्रांडेड एसेकल्ड, मतलब उनको दाग देते थे। दाग करना मतलब होता है कोई निशान बना देना कि इनको, ये अब मेरे स्लैब हो गए, ये मेरे गुलाम हो गए, ये मेरे दास हो गए, है ना, इस तरीके का निशान बना देते थे। तो और उन्हें सेकल्ड करके, मतलब उनको हथकड़ी पहना करके और शिप में ठूस कर भर दिया जाता था, है ना। और कम से कम 3 मंथ की लंबी यात्रा होती थी। और कहाँ तक की लंबी यात्रा, अटलांटिक से कैरेबियन देशों तक की 3 माह की 3 मंथ्स की लंबी यात्रा हुआ करती थी। और इन लंबी यात्राओं में उन्हें, मतलब जो स्लैब हुआ करते थे उन्हें ठूस ठूस कर भर दिया जाता था। और फिर वहाँ जाकर इन स्लैब्स को उन वहाँ के प्लांटेशन ऑनर जो हुआ करते थे उन्हें बेच दिया जाता था। The exploitation of slave labor made impossible to meet the growing demand in European markets for sugar, coffee, and indigo. Port cities like Woods and Nantes owed their economic prosperity to the flourishing slave trade. तो इससे क्या हो रहा था, इनका जो स्लैब लेबर थे तो इनका तो बहुत शोषण हो रहा था, है ना, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, है ना। और इन्हीं के बल पर क्या हो रहा था, जो डिमांड की जा रही थी, जिस जो कमोडिटीज़ थी, जिन कमोडिटीज, कौन सी कमोडिटी, जैसे शुगर, कॉफ़ी एंड इंडिगो थे, तो इनकी जो डिमांड्स हो रही थी तो इन स्लैब लेबर के कारण ही इनको हम सप्लाई कर पा रहे थे। मतलब जो कॉलोनीज थी तो इन स्लैब लेबर के द्वारा इनको पूर्ति करते थे, उनकी डिमांड की जो थी वो उनकी सप्लाई कर पा रहे थे, उसे पूरा कर पा रहे थे। और इसके कारण ये जो पोर्ट थे, कौन से पोर्ट, बोर्डे एंड नॉन्टे पोर्ट थे, तो ये क्या हो रहे थे, इकोनॉमिक रूप से क्या हो रहे थे, फल फूल रहे थे। मतलब ये समृद्ध हो चुके थे, किसके कारण, स्लैब ट्रेड के कारण, क्योंकि वहाँ से स्लैब ट्रेड हो रहा था, अधिक से अधिक मात्रा में स्लैब को खरीदा जा रहा था, बेचा जा रहा था। और इस कारण से ये दोनों पोर्ट्स क्या हो गए थे, एक ऐसे मतलब पोर्ट बन गए थे जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी टू फ्लरिशिंग स्लैब ट्रेड, उसके कारण वह बहुत ही ज़्यादा समृद्ध हो गए थे। Throughout the 18th century, there was little criticism of slavery in फ्रांस। तो ये चीज़ हमने देखी कि जो स्लैब हो रहा था, तो उनको क्या किया जा रहा था, स्लैब्स को खरीदा जा रहा था, बेचा जा रहा था। तो ये जो ट्रेड चल रहा था, जो स्लैब ट्रेड चल रहा था, तो 18th सेंचुरी में किसी प्रकार की इसकी कोई आलोचना नहीं हुई है, किसी प्रकार की कोई निंदा नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई इसकी निंदा, क्यों, क्योंकि उस समय क्या था कि जो स्लैब ट्रेड हुआ करता था उस समय मोनार्की थी। और मोनार्की में क्या था, आपने देखा था फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट के ही लोग थे, है ना। तो इन लोगों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, क्योंकि इन्हें तो ना तो खरीदा जा रहा था ना बेचा जा रहा था, बस यही लोग लैंडलॉर्ड थे, ये मालिक थे, तो इन्हें तो प्रॉफिट हो रहा था ना, स्लैब ट्रेड जो हो रहा था, तो इन्होंने किसी तरीके से उसकी निंदा नहीं की है। द नेशनल असेंबली हेल्ड लॉन्ग डिबेट्स अबाउट वेदर द राइट्स ऑफ मैन शुड बी एक्सटेंड टू ऑल फ्रेंच सब्जेक्ट इंक्लूडिंग दोज इन द कॉलोनीज। तो जो नेशनल असेंबली थी, क्योंकि जब ना आपको याद होगा कि जो मोनार्की थी, मोनार्की के बाद आपका नेशनल असेंबली आया था, तो उस नेशनल असेंबली में डिबेट होता था, बहुत लंबी बहस तो हुई है, ठीक है। और यहाँ तक कि बोला भी गया कि जो पर्सन है, जो मैन है, तो उनकी जो फंडामेंटल राइट्स हुआ करते हैं, है ना, जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके, तो उन अधिकारों को, उनके जो बेसिक राइट हैं, उन बेसिक राइट्स को
क्या जो कॉलोनीज हैं, तो कॉलोनीज में रहने वाले जो पब्लिक है तो उनको भी है ना वो राइट्स प्रदान किए जाना चाहिए, दे दिए जाने चाहिए। इस तरीके का डिबेट होता था। मतलब कि जो नेशनल असेंबली है तो नेशनल असेंबली के थ्रू यह डिबेट किया गया कि जो हमारे फ्रांस है, फ्रांस कंट्री हो गई, फ्रांस के अलावा उसकी कॉलोनीज हो गई, वो कॉलोनीज जो उसके अंडर में है, तो बहस क्या होती थी, डिबेट क्या हुआ करता था, क्या उस कॉलोनी में रहने वाले लोगों को भी उतनी सुविधा दी जाए जितनी फ्रांस के लोगों को है। तो इस बात पर डिबेट हुआ करता था। But it did not pass any laws fearing opposition from businessmen whose income depends in the slave trade. पर किसी तरीके से कोई रूल, कोई कानून क्या किया नहीं गया, लागू नहीं किया गया, कोई ना कानून, कोई लॉ पास नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि जो बिजनेसमैन थे, आपको याद होगा नेशनल असेंबली के समय, नेशनल असेंबली में कौन थे? जो प्रॉस्परस लोग थे, जो समृद्ध लोग थे, वही लोग ना क्या थे उस समय उसके मेंबर थे। तो वो भी लैंडलॉर्ड ही थे, उन्हें से कोई मतलब ही नहीं था कि ना स्लैब खत्म हो या ना हो, है ना। तो इस तरीके से उनके डर के कारण भी किसी प्रकार का कोई लॉ पास नहीं किया गया है। It was finally the convention which in 1794 legislated to free all slaves in the French overseas possession। तो आपको याद होगा जो नेशनल असेंबली थी तो वो 1794 में जब वो कन्वेंशन में कन्वर्ट हुई थी। कन्वेंशन में क्या हुआ था उस समय, जो थर्ड स्टेट के लोग थे, तो थर्ड स्टेट के लोगों में जो सबसे लो लेवल के लोग थे वो भी उस चीज़ में, उस गवर्नमेंट में शामिल थे। तो अब इन्हें फ़र्क पड़ रहा था, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इस स्लैब ट्रेड को क्या करने के लिए मांग की, डिमांड की कि इसे खत्म किया जाए। This, however, turned out to be a short-term measure. 10 years later, Napoleon reintroduced slavery। तो यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए एक लॉ पारित किया गया, एक लॉ पास किया गया, है ना। और उसमें से स्लैब्स जो ट्रेड था उसको हटाया गया। बट ये ज़्यादा दिन तक नहीं रहा, ये ओनली 10 ईयर्स तक के लिए रहा। उसके बाद जैसे ही नेपोलियन आया तो उन्होंने क्या किया, रीइंट्रोड्यूस करा दिया, किसको, स्लेवरी को फिर से शुरू कर दिया, है ना। तो जो प्लांटेशन ऑनर्स थे तो अंडरस्टूड देयर फ्रीडम एज इंक्लूडिंग द राइट्स टू इंसल्व African Negro in pursuit of their economic interest. Slavery was finally abolished in French colonies in 1848। तो जो नेपोलियन थे उन्होंने क्या किया, वापिस फिर से स्लैब ट्रेड को शुरू कर दिया। क्यों शुरू कर दिया? क्योंकि जो नेपोलियन थे तो उनके समय वही प्रॉस्परस जो लोग थे, जो समृद्ध लोग थे, वही क्या हुआ तो सत्ता पर आ गए, उनके हाथों में पावर आ गई। तो उन्होंने फिर से डिमांड किया कि जो स्लैब ट्रेड है उसे स्टार्ट किया जाए। और जो नेपोलियन थे तो वो क्या थे, वो ट्रेड को बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहते थे, है ना। वो चाहते थे कि ट्रेड आगे बढ़े, ट्रेड बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा, तो जो कंट्री होगी वो ज़्यादा डेवलप्ड होगी। तो कंट्री को डेवलप करने के लिए ट्रेड करना शुरू होगा, और ट्रेड के लिए स्लैब ट्रेड को उन्होंने क्या कर दिया था, फिर से स्टार्ट कर दिया था, री-इंट्रोड्यूस कर दिया था। तो इस तरीके से नेपोलियन ने फिर से उसे शुरू कर दिया, है ना। और जो अफ्रीका के निग्रो लोग थे, है ना, तो निग्रो लोगों को क्या करते थे, स्लैब बना के, गुलाम बना के, है ना, क्या करते थे, रखते थे। तो ये जो निग्रो वर्ड्स आया है, तो ये जो निग्रो वर्ड्स है तो अ टर्म यूज्ड फ्रॉम द इंडिजियस पीपल ऑफ अफ्रीका साउथ ऑफ द सहारा। इट इज ए डेरोगेटिव टर्म्स है, नॉट इन कॉमन यूज एनी लॉन्गर। तो जो निग्रो वर्ड्स है वह अफ्रीका का जो सहारा मरुस्थल होता है, रेगिस्तान होता है, तो वहाँ के जो रहने वाले लोकल लोग हैं, है ना, उनको कहा जाता था। और ये जो निग्रो वर्ड्स हुआ करता था तो ये बहुत अच्छा वर्ड्स नहीं था, है ना, एक अपमानजनक शब्द था, लेकिन अब इसका यूज नहीं किया जाता है। तो ये क्या करते थे कि अफ्रीकी निग्रो लोगों को गुलाम जो बनाया करते थे, तो आखिरकार गुलाम बनाने के लिए फिर से एक लड़ाई लड़ी गई कि हाँ इस स्लैब ट्रेड बंद होना चाहिए, स्लैब ट्रेड टोटल खत्म हो जाना चाहिए। तो अंततः जो
फाइनली एब्लिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज इन 1848। तो अंततः क्या हुआ, जो स्लेव ट्रेड था, जो स्लेव ट्रेड हुआ करता था, वो 1848 में पूरी तरह से खत्म किया गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो स्लेव था वह कब खत्म किया गया, 1848 में पूरी तरह से समाप्त किया गया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे द रेवोल्यूशन इन एवरीडे लाइफ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्ते।